नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग, RDNDJ कॉलेज। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं राजनीति विज्ञान विभाग MA सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं जापान की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों और उसमें अमेरिका की विशेष भूमिका पर अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो स्टडी मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान, जो कि अमेरिका के विरुद्ध युद्ध किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष संधि के तहत अमेरिका और जापान एक दूसरे के निकट आए और विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों के बीच मित्रता की शुरुआत हुई। जापान की विदेश नीति को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम जापान के इतिहास, उसके भूगोल, उसकी संस्कृति और वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसकी प्रगति जो पिछले 70 वर्षों में हुई है, उसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका बहुत ही विस्फोटक रही थी। जापान नाजीवाद और फासीवाद की तरफ से युद्ध कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उसके दो महानगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए, जिसके कारण लाखों लोग मरे और लाखों लोग अपंग हुए और जिसका प्रभाव आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में देखा जा सकता है। इन तमाम पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके जब आप जापान की विदेश नीति का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर के दो तरह की विचारधाराएं प्रकट हुई। एक जो और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना चाहता था और दूसरा जो शांति की राह पे चलना चाहता था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद और अमेरिकी दबाव में आकर के दूसरी विचारधारा वाले लोग जो जापान को एक शांति संपन्न देश बनाना चाहते थे, उनकी जीत हुई और अमेरिका और जापान के बीच एक शांति और सुरक्षा संधि हुई, जिसमें जापान के निशस्त्रीकरण, जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर आई। अमेरिका जापान के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत हुआ और जापान की सुरक्षा और उसकी भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इस संधि के माध्यम से अमेरिका को दी गई। इस संधि के माध्यम से जापान को सशस्त्र बल रखने से प्रतिबंधित किया गया। ये संधि शुरुआत में 1954 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे सैन फ्रांसिस्को संधि कहा जाता है, लेकिन बाद में वाशिंगटन में 1960 में इसे संशोधित किया गया और तब से 1960 वाला संधि जो है वो आज तक लागू है। जापान की विदेश नीति के निर्धारण में अमेरिका और उसके द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास के साथ साथ उसका भूगोल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जापान की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जापान एक द्वीप है, एक आइलैंड है और जापान में प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, प्राय नहीं उपलब्ध है। ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधन जिनकी हमें उद्योग धंधों में आवश्यकता होती है, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, बॉक्साइट हो, यूरेनियम हो, वो सब जापान में नहीं मिलते। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान राजनीतिक और आर्थिक रूप से तबाह हो गया तो जापानियों में अब राजनीतिक क्षेत्र, अपना ध्यान राजनीतिक क्षेत्र के बजाय आर्थिक क्षेत्र में केंद्रित किया और जापान की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था
अपने क्षेत्र में और पूरे विश्व में शांति स्थापित करें। ये जो पैसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी था, ये 1960 और 70 के दशक में जापानी विदेश नीति में आई और जापान पूरी दुनिया में शांति के एक पुरोधा के रूप में, द चैम्पियन ऑफ पीस के रूप में उभरा। जापान ने अपने जो राष्ट्रीय अनुभव थे वो दुनिया के साथ साझा किया कि किस प्रकार युद्ध से पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता है, और शांति जो है वो जापानी विदेश नीति का एक प्रमुख हथियार है। शांति पर जापानी विदेश नीति का जो इतना जोर है, उसके पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति भी। आपको पता है कि जापान को अपने कल कारखाने, अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए जितने भी कच्चे माल चाहिए, उनमें से लगभग 90% विदेशों से आते हैं। और ये कच्चे माल की आवाजाही तभी बनी रह सकती है जबकि जापान के क्षेत्र में और जापान और पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था कायम है। इसलिए जापान का ये व्यक्तिगत स्वार्थ भी है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि अगर क्षेत्रीय अस्थिरता या वैश्विक अस्थिरता किसी कारण से बनती है तो इसका सीधा असर पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम की सप्लाई पर पड़ेगा और जापान की पूरी अर्थव्यवस्था जो कि उद्योग पर आधारित है वो ठप पड़ जा सकती है। इसलिए जापान का पैसिफिक ओरिएंटेड जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके पीछे की एक वजह उसका भूगोल है और वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता है, और उन प्राकृतिक संसाधनों के लिए जापान का अन्य देशों पर निर्भरता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप जापान की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले लगभग 60-65 वर्षों में जापान ने अपना पूरा ध्यान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अपने आर्थिक विकास पर केंद्रित किया, और जापान को इसका फ़ायदा भी। अब आप देखेंगे कि जापान का जो आस पड़ोस है, जो उसका पड़ोस है, उसमें 2 ऐसे देश हैं जिनसे जापान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। उसमें एक प्रमुख देश है चीन और दूसरा प्रमुख देश है उत्तर कोरिया। चीन के साथ जापान की दुश्मनी और चीन के साथ जापान की तनातनी का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। स्टडी मटेरियल में मैंने इस संबंध में पर्याप्त जानकारी आपको दिया है। उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वो भी जापान के पड़ोस में है, और उत्तर कोरिया के साथ भी जापान की तनातनी जग जाहिर है, और इसके कारण भी आपको मालूम है दोनों में वैचारिक तनातनी बनी रहती है। इसके अलावा एशिया के अन्य देशों जैसे साउथ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब देशों के साथ जापान के बड़े ही अच्छे मधुर राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। वैश्विक स्तर पर 1980 के बाद जापान अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहता है, लेकिन जापान अभी भी उस सुरक्षा संधि से बंधा हुआ है, और इस कारण जापान अपना सैनिक विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन अपने आर्थिक ताकत के बल पर जापान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान और अपनी पैठ बना रखी। अब सबको पता है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आर्थिक संगठन बनता है वो जापान के बिना अधूरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तार की बात होती है, भारत के साथ साथ जापान भी एक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक मजबूत दावेदार है। भारत जहां अपनी लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि और अपनी जनसंख्या और आकार के बल पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग करता है, वहीं जापान अपने आर्थिक ताकत के बल पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। इन सारे परिप्रेक्ष्यों को जब आप ध्यान में रखेंगे तब आप जापान की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को समझ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपके लिए समअप कर दे रहा हूँ। जापान की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उसके अनुभवों, उसके भूगोल, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके तकनीकी
विकास से प्रभावित होती है। आज के वीडियो में इतना ही। चूँकि ज़्यादा बड़ा वीडियो YouTube पर लोड होने में परेशानी होती है। अगले वीडियो के माध्यम से एक नए विषय पर अपने विचार मैं फिर व्यक्त करने के लिए आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।